हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। मतलब मैं हमेशा से क्लास ट्वेल्थ की तैयारी कराता हूँ और क्लास ट्वेल्थ के बच्चों को पढ़ाता हूँ। लेकिन मैंने अब सोचा क्यों ना क्लास 8 9 10 11 12 सभी बच्चों को साइंस का एजुकेशन दिया जाए। तो क्लास 8 9 10 इन तीनों को मैं साइंस पढ़ाने वाला हूँ अब से, और क्लास 11 12 को मैं बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन को, इस अमेजिंग सेशन को। अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई का एग्ज़ाम देने वाले 2025 में, तो आपके लिए ये सेशन बहुत परफेक्ट होगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज कोल एंड पेट्रोलियम नाम का चैप्टर। ये चैप्टर को हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पार्ट वन आज का होगा आपका, और पार्ट टू जो है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद करते हुए आज के इस सेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो कोल एंड पेट्रोलियम हमारा चैप्टर का नाम है बाबू। ये तुम्हारा पार्ट वन है। पार्ट वन को आज हम लोग कवर करेंगे और पार्ट टू को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। क्लियर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाबू नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं ये जानेंगे। दूसरा पढ़ेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, फिर एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। कोल पढ़ने वाले हैं हम लोग, स्टोरी ऑफ कोल पढ़ेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कोल पढ़ेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे ऐड कर लीजिए टॉपिक नंबर 8 हम लोग पेट्रोलियम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद अक्रेंस ऑफ पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम के बारे में फिर फर्दर डिटेल में पढ़ने वाले। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले ये तो क्लियर हो गया सर, कि हम लोग कोल और पेट्रोलियम को पूरे तरीके से डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए चैप्टर को अब आगे मूव करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाबू नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। दो तरह का हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होता है। वैसा रिसोर्सेज जो हमें नेचर की तरफ से मिलता है उसे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कह सकते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास दो तरह का हो सकता है। पहला आपका है जो बाबू इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरा है आपका एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है सर, और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, एक एक करके हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। क्या होता है ये इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। वैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड मात्रा में प्रेजेंट है, याद रखना। वैसा नेचुरल रिसोर्सेज जो कि किस में प्रेजेंट है भाई, अनलिमिटेड प्रेजेंट है ना। अनलिमिटेड अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट है नेचर में हमारे, प्रेजेंट इन नेचर। वैसे नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग क्या कहते हैं, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। क्लियर है। तो कह रहा है क्या भाई, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। अनलिमिटेड क्वांटिटी में ये नेचर में प्रेजेंट है बाबू। नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ से इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल कौन कौन है, सनलाइट और एयर। क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कभी भी हम सनलाइट को ख़त्म कर सकते हैं, नहीं। जब तक दुनिया रहेगा तब तक क्या रहेगा सर, सनलाइट रहेगा। और जब तक दुनिया रहेगा तब तक क्या रहेगा, एयर रहेगा। एयर और सनलाइट को हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, क्वालिटी में जो है वो चेंजेस आ सकता है, लेकिन लेकिन कभी भी ये ख़त्म नहीं होगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो विंड पावर क्या होता है। विंड पावर इज़ अ सस्टेनेबल एंड रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है, री शब्द का मतलब होता है दोबारा, और न्यू मतलब नया। दोबारा से नया एनर्जी को जनरेट कर लेना क्या कहलाएगा, रीन्यूएबल एनर्जी। तो विंड पावर जो है वो सस्टेनेबल और रीन्यूएबल एनर्जी है, एंड हैज़ अ मच स्मॉलर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट कंपेयर टू बर्निंग फॉसिल फ्यूल। और इसका जो तुम्हारा इम्पैक्ट है वो बहुत कम होता है, किसके कंपेयर में, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल के कंपेयर में। अब है बाबू सोलर पावर। सोलर पावर क्या होता है सर, सोलर पावर के बारे में जान लेते हैं। सोलर पावर इज द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सोलर पावर करता है क्या है, देखो ये क्या करता है, ये हमारे पास सन है ना। ये हमारे पास क्या है, सन। इस सन से क्या करता है ये इस सन से क्या करता है, लाइट लेता है। कौन सा लाइट लेता है भाई, सनलाइट लेता है सन से। मतलब हम ये कह सकते हैं ये कि ये क्या कर रहा है सर, यहाँ से लाइट एनर्जी को ले रहा है। किसको ले रहा है, लाइट एनर्जी को ले रहा है। और लाइट एनर्जी को लेकर ये क्या कर रहा है, ये लाइट एनर्जी को लेकर कन्वर्ट कर दे रहा है कहाँ, लाइट एनर्जी को लेकर ये कन्वर्ट कर दे रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है।
कौन भाई? हमारा सोलर पावर। तो सोलर पावर क्या करता है? लाइट एनर्जी को लेता है, यानी कि सन से सनलाइट को लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में। क्लियर है यहाँ तक? तो ये काम हो गया तुम्हारा सोलर पावर का। क्लियर है? तो सोलर पावर क्या करता है? लाइट एनर्जी को लेता है और कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी में। क्लियर है? अब कह रहा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं सर? अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं हमारे नेचर में जो कि लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ये जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये लिमिटेड मात्रा में प्रेजेंट है। अब कह रहा है अगला लाइन, एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। देखो हमने कहा ना कि ये जो है तुम्हारा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ से क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, है ना? एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अगला इसका एग्जाम्पल क्या क्या है सर? तो फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़त्म हो सकते हैं। देखो कितना तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तेज़ी से पेड़ों को क्या किया जा रहा है? काटा जा रहा है। तो धीरे धीरे जंगल जो है वो कम होते जा रहा है। वाइल्ड लाइफ, अब देखो वाइल्ड लाइफ, जहाँ जंगल जो है हमारा, वहाँ हमारे पास जानवर रहते हैं। तो जानवर का रहने का जब घर ही नहीं रहेगा तो क्या जानवर रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे सर। तो वाइल्ड लाइफ भी जो है हमारा धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। मिनरल्स भी वहाँ से हमको मिलते हैं, मिनरल्स भी नहीं मिलेंगे। कोल, कोल भी जो है वो तुम्हारा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसे हम कोयला कहते हैं। और नेचुरल गैस भी हमारा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। तो ये सब तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया बाबू किसका? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक करना। आगे अगर फर्दर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब देखो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया सर फॉरेस्ट, और ये हमारा हो गया वाइल्ड लाइफ, ये कोल हो गया। ये सब का सब हमारा क्या है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है ना बाबू? सब का सब क्या है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब कोल के ऊपर बात कर लेते हैं सर। कोल क्या होता है? कोल हार्ड एज स्टोन। कोल जो है वो स्टोन की तरह हार्ड होता है। याद रखना, कोल जो है वो क्या होता है बाबू? स्टोन की तरह क्या होता है? हार्ड होता है ना? स्टोन की तरह कोल हार्ड होता है। यूज टू कुक फूड। अब तुम गांव क्षेत्र में जाओगे तो तुमको क्या देखने को मिलेगा? कोल से, कोल का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है? चूल्हा होता है एक इंस्ट्रूमेंट, उस पे रख के क्या किया जाता है? खाने को बनाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग किस में कर रहे हैं? फूड के कुक करने में भी करते हैं। ठीक है? और फिर और भी कई जगह रोड पे जाओगे, स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ पे जो मेज़ होते हैं मक्का, उसको भूंजा जाता है कोल पे। याद रखना। तो यूज टू कुक फूड, कुक फूड में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी खाने को बनाने में भी कोल का इस्तेमाल किया जाता है। आगे कह रहे हैं इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम। रेलवे इंजन में भी तुम्हारा कोल का इस्तेमाल किया जाता है भाप को प्रोड्यूस करने के लिए। भाप जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, और वो प्रेशर क्या करेगा? तुम्हारे रेल को आगे बढ़ने में मदद करेगा। आगे कह रहे हैं इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है कोल को, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाएँ। एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, और एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल किया जाता है कई सारे इंडस्ट्रीज में। क्लियर है यहाँ तक? कोल का सारा कहानी एक बार रिपीट कर देते हैं। कोल जो है हमारा स्टोन की तरह होता है, इस्तेमाल करते हैं यूज टू कुक फूड, यानी कि खाने बनाने में। रेलवे इंजन में इस्तेमाल किया जाता है ताकि भाप जनरेट हो। भाप क्या करेगा? प्रेशर बनाएगा, प्रेशर से रेल को चलने में मदद होगा। इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाए, और एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल किया जाता है कई सारे इंडस्ट्रीज़ में। अब स्टोरी ऑफ कोल, कोल का स्टोरी क्या है? तो कहता है 300 मिलियन ईयर अगो, यानी 300 मिलियन साल पहले की बात है। अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट। जो हमारा पृथ्वी है वो एक घना जंगल था बाबू। पृथ्वी जो है हमारा वो क्या था? एक घना जंगल था। ड्यू टू फ्लडिंग, यानी कि बाहर आने की वजह से क्या हुआ? फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड अंडर द सॉइल। फॉरेस्ट जो थे हमारे पास, जंगल जो थे वो कहाँ चले गए भाई? अंडर द सॉइल, यानी कि तुम्हारे सॉइल के अंदर चले गए। सॉइल के अंदर दफन हो गए, है ना? ब्यूरिड मतलब होता है दफनाना। तो ब्यूरिड अंडर द सॉइल यानी सॉइल के अंदर दफन हो गए। सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम, और सॉइल जो है उसके ऊपर क्या हो गया? डिपोजिट हो गया। टेम्परेचर अल्सो रेज, यहाँ पे रेज हो जाएगा RAISE, रेज। टेम्परेचर जो है वैसे ही बढ़ रहा था। हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर था और हाई टेम्परेचर था। डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, और वो जो डेड प्लांट है, मरे हुए प्लांट से, वो धीरे धीरे कहाँ कन्वर्ट होने लगे बाबू? कोल में कन्वर्ट होने लगे। तो आगे कह रहा स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। अब ये जो धीरे धीरे हमारा जो वेजिटेशन था ना, डेड प्लांट्स जो थे ना हमारे, वो जो कोल में धीरे धीरे कन्वर्ट हुए, उस प्रोसेस को हम लोग कार्बोनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग कार्बोनाइजेशन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक?
पूरा स्टोरी ऑफ कोल क्लियर है? एक बार रिपीट कर देते हैं। 300 मिलियन साल पहले की बात है कि हमारा जो अर्थ है वो एक घना जंगल था। वहाँ क्या हुआ, अचानक से बाढ़ आता है। उस बाढ़ आने की वजह से हमारा जो जंगल है वो ज़मीनों में दफन हो जाता है। जब ज़मीनों में दफन हो जाता है तो सॉइल जो है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। इसकी वजह से जो जंगल जो दफन हुआ था वो और ज़्यादा नीचे चला जाता है। बहुत सारे सालों में क्या होता है कि वो धीरे धीरे जो हमारा वेजिटेशन है, प्लांट्स है, वो धीरे 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 किस में कन्वर्ट होने लगता है, कोल में कन्वर्ट होने लगता है। और इसी प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। क्लियर है पूरा यहाँ तक? आगे तुम्हारा टॉपिक है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या होता है सर? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जब आप कोल को हीट करते हैं एयर के एब्सेंस में, फिर से बोल रहे हैं, जब आप हीट करते हैं कोल को एयर के एब्सेंस में, उसी को हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहते हैं। समझ में आ गया होगा? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का मतलब जब हम लोग कोल को हीट करते हैं एयर के एब्सेंस में, उसी को हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहते हैं। अब आगे कह रहा है कोल कंटेन अ नंबर ऑफ एलिमेंट सच एस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। कोल में कई सारे तुम्हारे क्या होते हैं, तुम्हारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि भाई कार्बन होता है सर, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और सल्फर होता है। ये कई सारे हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं किसमें, कोल में। आगे कह रहा है व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। मतलब जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, यानी कि कोल को एब्सेंस ऑफ एयर या एयर के एब्सेंस में जब हम लोग हीट करते हैं तो हमको कई सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कई सारे क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट्स मिलते हैं। द मेन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल आर एस फॉलोज। कई सारे जो हमको प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हुए हैं वहाँ से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, उसे हम लोग आगे देखने वाले हैं। जैसे कि हमको क्या क्या मिलता है, हम अगर बात करें तो हमको वहाँ से कोक मिलता है, याद रखना। और क्या मिलता है सर, वहाँ से हमको कोल टार मिलता है बाबू। कोक मिलता है, कोल टार मिलता है। साथ ही साथ अमोनियम कंपाउंड्स मिलते हैं, कुछ अमोनियम कंपाउंड्स मिलते हैं। और क्या मिलता है सर, अमोनियम कंपाउंड्स मिलते हैं। और कोल गैस मिलता है, कोल गैस मिलता है। तो ये सब हमको किससे मिलता है, कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है। यहाँ तक एकदम क्लियर होगा सभी को? चलिए अब बात करते हैं कोक। कोक क्या होता है सर? कोक के ऊपर बात करते हैं। कोक जो है वो तुम्हारा टफ होता है, टफ यानी हार्ड, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। पोरस कहने का मतलब कि उसमें छेद होंगे, है ना। पोरस का मतलब क्या होता है, छेद। देखो पोरस जो है वो पोर शब्द से आया, पोर का मतलब होता है छेद। तो उसमें क्या होगा, छेद होगा। और ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कोक कहते हैं। प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन का मतलब कि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा प्रेजेंट, कार्बन प्रेजेंट होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा। मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, मेटल को निकालने में भी कोक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगला है कोल टार। अब ये कोल टार क्या होता है सर, ब्लैक थिक लिक्विड। ब्लैक कलर का जो है वो क्या होता है, हमारे पास एक थिक लिक्विड होता है, ब्लैक थिक लिक्विड होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उसी को हम लोग उसी को हम लोग कोल टार कहते हैं। ब्लैक थिक लिक्विड यानी काले कलर का गहरा लिक्विड होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोल टार कहते हैं। अनप्लेजेंट स्मेल, इसका जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, गंदा होता है। इसका जो स्मेल है वो कैसा होगा, गंदा होगा, बैड स्मेल होगा। यूज इन सिंथेटिक डाइज, इसको डाइज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग्स में इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग्स का मतलब चरस गांजा नहीं, ड्रग्स का मतलब मेडिसिन की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है, मेडिसिन। मेडिसिन बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे क्या कह रहा है बाबू, एक्सप्लोजिव परफ्यूम्स, परफ्यूम्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आपका पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, नैप्थलीन, इन सभी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो किस में इस्तेमाल किया जाता है, एक बार रिपीट कर देते हैं। सिंथेटिक डाइज, डाइज बनाने में, ड्रग्स बनाने में, और परफ्यूम्स बनाने में, प्लास्टिक्स बनाने में, पेंट्स बनाने में, फोटोग्राफिक मटेरियल्स बनाने में, और तुम्हारा नैफ्थलीन जो आता है उसके बनाने में भी कोल टार का इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि इट इज़ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। ये मिक्सचर होता है लगभग 200 सब्सटेंसेस का, ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है ना। कोल टार जो है तुम्हारा क्या होता है, मिक्सचर होता है लगभग 200 सब्सटेंसेस का। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है कोल गैस। अब कोल गैस क्या होता है, कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोल से कोक बनता है, जब क्या होता है सर, कोल से क्या बनता है, कोक बनता है, कोक, तब हमको क्या मिलता है, कोल गैस मिलता है। क्या मिलता है, कोल गैस मिलता है।
यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज, इसका भी इस्तेमाल एज अ फ्यूल किया जाता है कई सारे इंडस्ट्रीज। सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, इट कंटेन्स, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है कोल गैस में, पूछेगा। बताओ कोल गैस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और सम अदर गैसेस, कुछ अदर गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं। तो कोल गैस में हमारा हाइड्रोजन होगा, मीथेन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीन गैस मेन याद रखना, और कुछ अदर गैसेस भी होते हैं। अब बात करते हैं अमोनियम कंपाउंड्स। अमोनियम कंपाउंड्स क्या होता है? ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म ड्यूरिंग डिस्टिलेशन, एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है जो कि बनता है कब भाई? डिस्टिलेशन के दौरान। वही डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो हमने बताया ना, उसी के दौरान डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो अभी बताएं, उसी के दौरान ये जो है तुम्हारा बनता है अमोनियम कंपाउंड्स। दिस कंपाउंड फॉर्म एमोनियकल लिक्योर व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, ये कंपाउंड्स क्या बनाता है भाई? एमोनिकल लिक्योर बनाता है। और ये जब एमोनियकल लिक्योर डिजॉल्व होगा वाटर में, यानी कि वाटर में क्या करेगा? घुलेगा। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर विच इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, और तब वो किस में इस्तेमाल किया जाएगा? फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर में, यानी फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। फर्टिलाइजर्स क्या होता है ये हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं, आप लोगों को नहीं पढ़ाया, लेकिन उसका भी सेशन लेकर आएंगे अगर आप लोग कहिएगा तब। अब गैसियस फ्यूल्स ऑब्टेन फ्रॉम कोक, गैसियस फ्यूल जो हमको कहाँ से मिलता है? कोक से मिलता है। कोक रिएक्ट विथ स्टीम, कोक जो है रिएक्ट करता है स्टीम या फिर एयर से, भाप और हवा से जो है हमारा कोक जो है रिएक्ट करेगा। गिव टू इंपॉर्टेंट फ्यूल्स, और हमको दो इंपॉर्टेंट फ्यूल देगा। कौन कौन सा सर? एक है हमारा वाटर गैस और दूसरा है हमारा प्रोड्यूसर गैस। जब हमारा कोक बाबू, जब हमारा कोक रिएक्ट करेगा किसके साथ? जब रिएक्ट करेगा ये स्टीम या एयर के साथ, तो हमको क्या करेगा? ये दो इम्पॉर्टेंट गैस देगा। दो इम्पॉर्टेंट क्या देगा? गैस देगा। टू इम्पॉर्टेंट गैस देगा। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं, ये हमारा कोक है। कोक जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। और यहाँ पे याद रखना 1270 केल्विन है ना, 1270 केल्विन। ये जो एस लिखा है इसका मतलब होता है सॉलिड, और ये जो जी लिखा है इसका मतलब है गैस। यहाँ पे कार्बन है तुम्हारा कोक, और H2O है गैस के फॉर्म में है ना स्टीम। और 1270 केल्विन या 1270 केल्विन पे जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? तब हमको मिलेगा वाटर गैस। क्या मिलने वाला है? वाटर गैस। और जब हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गैस, इनको रिएक्ट कराएंगे 1273 केल्विन पे, याद रखना है ना 1273 केल्विन पे, तब हमको क्या मिलने वाला है? तब हमको मिलेगा बाबू प्रोड्यूसर गैस, जिसमें तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोल। देखो टाइप्स ऑफ कोल में क्या है हमारे पास, कोल का जो टाइप्स है वो क्या कह रहा है? द कार्बन कंटेंट ऑफ कोल डिपेंड अपॉन द वैरायटी ऑफ द कोल, कितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट किसी कोल में है उतना ज़्यादा वो कोल जो है वो अच्छा होगा। आगे कह रहा है द हाइयर द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द अर्थ एंड द लॉन्गर द कोल हैज़ बीन ब्यूरिड, यहाँ पे ब्यूरिड होगा, ब्यूरिड अंडर द अर्थ द मोर इज़ द कार्बन कंटेंट। बस सीधा बात यही है कि जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतना ज़्यादा जो तुम्हारा कोल है वो अच्छा होगा। द डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ कोल आर एज फॉलोज, डिफरेंट वराइटीज़ कोल के हमारे पास कौन कौन है? पिट है, लिग्नाइट्स है, बिटुमिनस कोल है और एंथ्रासाइट कोल। ये चार तरह के हमारे पास कोल हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? थैंक यू बच्चों। अगर पार्ट वन अच्छा लगा हो तो तुम्हारा जो वीडियो है, लेक्चर वीडियो है, उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर देना। और कमेंट में बता देना अगर पार्ट टू हमको लाना होगा तो हम ले आएंगे। तुम पार्ट टू के लिए कमेंट कर देना कि हाँ सर पार्ट टू हमको दे दीजिए, और साथ ही साथ फर्दर आगे भी चैप्टर का जो है हमको दे दीजिए, ताकि हमारा जो स्टडी है वो आसान हो पाए, यहाँ से हमारा रिवीजन हो पाए। थैंक यू, धन्यवाद।